क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7। फोर्थ, 50 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 50 ml of 0.1 molar NaOH. The solution temperature rises by 3 degrees centigrade. Calculate the enthalpy of neutralization per mole of HCl. Take proper assumptions. देखो, चूंकि HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूट्रलाइज करेगा और रिएक्शन होगा NaCl प्लस वाटर। कितने मिलीमोल HCl के यूज हुए? 50 इंटू 0.1 दैट इज 5 मिलीमोल। इसका भी 5 मिलीमोल, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो 5 मिलीमोल का रिएक्शन से टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ HCl। इसमें हीट कैपेसिटी तो देना चाहिए था। हीट कैपेसिटी देगा तभी तो हम लोग हीट निकाल सकते हैं ना। अगर पूरे सिस्टम का हीट कैपेसिटी अगर S है तो S इंटू 3 विल बी द हीट लिबरेटेड। 3 डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया तो S इंटू 3 विल बी द हीट लिबरेटेड। हीट लिबरेटेड इज हीट कैपेसिटी इंटू द टेम्परेचर चेंज। 5 मिलीमोल जब न्यूट्रलाइज करता है तो इतना हीट लिबरेट होता है ना। तो 1 मोल जब न्यूट्रलाइज करेगा तो कितना हीट लिबरेट होगा? तो 5 मिलीमोल मतलब कि 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतना मोल न्यूट्रलाइज किया तो इतना हीट लिबरेट हुआ। तो 1 मोल जब न्यूट्रलाइज करेगा तो कितना हीट लिबरेट होगा? 3 इंटू S डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ बट S शुड बी गिवन। S अगर दिया रहेगा तब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसका। नहीं, आंसर तो हम लोग को पता ही है कि 57.32 किलो जूल होता है। 57.32 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ HCl। टेक प्रॉपर एजम्पशन। क्या एजम्पशन लेंगे इसका? S दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी दिया रहना चाहिए। चलो 5, 6, 5। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन 1 मोलर सोल्यूशन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है -56.1। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दिया है -56.1। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का the enthalpy of neutralization of strong acid with a strong base is given -57.3। strong acid plus strong base का दिया हुआ है -57.3। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की वजह से। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की वजह से। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन। किसका आयनाइजेशन? वीक का आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 57.3 और 56.1 दैट विल कम 1.2। इफ द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड इज 1.5, अगर एसिड को कंप्लीट आयनाइज किया जाएगा तो 1.5 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर आवश्यकता कितनी पड़ी? 1.2। मतलब एसिड पहले से ही कुछ आयनाइज था। एसिड पहले से ही कुछ परसेंट आयनाइज था, इसलिए 1.2 लग रहा है। पूरा कंप्लीट आयनाइजेशन के लिए 1.5 की आवश्यकता है। लेकिन यहां आवश्यकता कितनी पड़ी? 1.2 की। मतलब कि एसिड पहले से ही कुछ परसेंट आयनाइज था। कितना फ्रैक्शन आ रहा है ये हीट? 1.5 का। तो 1.2 अपॉन 1.5 इंटू 100, कितना परसेंट जो था वो रिएक्शन हुआ है? कितना परसेंट आ रहा है ये रिएक्शन होने का? 1.2 अपॉन 1.5 आएगा
80%। तो 80% रिएक्शन हुआ, 20% में जरूरत नहीं हुआ, मतलब कि एसिड कितना परसेंट डिसोसिएटेड था पहले से? 20%। एसिड पहले से ही अपने आप आयनाइज्ड कितना परसेंट था? 20%, और बाकी 80% आयनाइजेशन हुआ है न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। आंसर 20%। 6-7 आप लोग का ट्यूटोरियल शीट कहां है? पिछले क्लास में तो लाए थे, इस क्लास में भूल गए। 6-7 एनी डाउट? 6 क्यों भाई? फॉर एलोट्रॉपिक चेंज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड एंडोथर्मिक, ठीक है। इफ 6 ग्राम ऑफ डायमंड and 6 gram of graphite are separately burned to yield CO2, the heat liberated in the first case will be, कैसे करेंगे सॉल्व? डेल्टा एच दिया हुआ है 1.9 किलो जूल। If 6 gram of diamond and 6 gram of graphite are burned separately to burn in yield CO2, the heat liberated in the first case is less than second case। भाई देखो, कार्बन ग्रेफाइट तो स्टैंडर्ड स्टेट है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, इसका डेल्टा एच कितना दे रखा है? प्लस 1.9 किलो जूल। तो ये जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन डायमंड माइनस 0, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन डायमंड माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट, इसलिए कार्बन ग्रेफाइट का डेल्टा एच एफ नॉट कितना होगा? तो एक तरह से डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट 1.9 है। कार्बन डायमंड जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तो देगा CO2 गैस, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका डेल्टा एच कितना होना चाहिए? इसका डेल्टा एच होना चाहिए डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 0 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन डायमंड दैट इज 1. जब डायमंड बर्न करेगा तो इतना हीट एनर्जी लिबरेट होगा, समझ में आ रहा? जब कार्बन बर्न करता ग्रेफाइट वाला, कार्बन ग्रेफाइट जब बर्न करेगा ऑक्सीजन में तो ये देगा CO2, इसका डेल्टा एच कितना होना चाहिए? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। तो अब इन दोनों, ये भी हीट एनर्जी लिबरेटेड है, ये भी हीट एनर्जी लिबरेटेड है, जरा कंपेयर करो, कहां ज्यादा कहां कम? डायमंड में कम, डायमंड में सॉरी डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 नेगेटिव क्वांटिटी, यहां पर हीट एनर्जी लिबरेटेड ज्यादा है, यहां पर हीट एनर्जी लिबरेटेड कम है। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 नेगेटिव क्वांटिटी होता है, नेगेटिव क्वांटिटी होता है। नेगेटिव क्वांटिटी अगर है तो नेगेटिव और नेगेटिव जाकर जुड़ जाएगा ना। तो डायमंड के केस में हीट एनर्जी लिबरेटेड विल बी ग्रेटर, ग्रेफाइट के केस में हीट एनर्जी लिबरेटेड विल बी लेस। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, डायमंड लेस स्टेबल, ग्रेफाइट मोर स्टेबल, बताए थे ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन डायमंड का ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का कम होता है। तो दूसरे केस से पहला केस में हीट एनर्जी हम लोग बोलेंगे 1.9 से ज्यादा लिबरेट हुआ। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ठीक है, लेकिन 1 मोल, लेकिन दिया हुआ है 6 ग्राम डायमंड, तो 6 ग्राम डायमंड में कितना हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ कर देंगे, क्योंकि ये तो पर मोल है। 6 ग्राम डायमंड अगर लिया तो हाफ हाफ कर देंगे, समझ में आ रहा है? तो ये कितना बन जाएगा? 0.95 है ना। तो 0.95 से ज्यादा, आंसर इज कैलकाटा। क्लियर? 7 तक कोई दिक्कत? 8 से लेकर 11, 8 से 11 डिस्कशन करें कि नहीं करें? करें। 8 से 11 10 देखने में डाउट की ऐसे डाउट? रिएक्शन इन्वॉल्विंग गोल्ड हैव इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू केमिस्ट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 रिएक्शन दिया हुआ है, HCl के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, HBr के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट देयर वाज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 0.44 किलो कैलोरी when 1 mole of HAUBr4 was mixed with 4 moles of HCl. ठीक है,
दो रिएक्शन दिया हुआ है और कोई तीसरा रिएक्शन का इंफॉर्मेशन गिवन है। कोई दो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, AuOH का होल थ्राइस प्लस 4HCl, it reacts to form HAuCl4 plus 3H2O। इसका डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H कितना दिया हुआ है, -28 किलो कैलोरी, -28। और सिमिलरली AuOH का होल थ्राइस दूसरा रिएक्शन प्लस 4HBr, ये दिया हुआ है HAuBr4 प्लस अगेन 3H2O, इसका भी डेल्टा H दे रखा है, दैट इज -36.8। दो रिएक्शन। अब सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में देयर वाज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 0.44 किलो कैलोरी ऑफ हीट व्हेन 1 mole of HAuBr4 was mixed with 4 moles of HCl। HAuBr4 और HCl को जब मिक्स किया गया, 1 मोल इसका और 4 मोल इसका, तो अब क्या बन जाएगा, HAuCl4 प्लस 4HBr, HAuCl4 प्लस 4HBr, यही बनने वाला है। क्योंकि मेरे को इस रिएक्शन से हिंट मिल रहा है कि अगर पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या दूसरे को पहले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही रिएक्शन निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, HAuBr4। तो इस रिएक्शन को क्या कर, रिवर्स करके जोड़ दे। रिवर्स करके जोड़ना मतलब प्लस करके इसमें जोड़ दो, तो इसका डेल्टा H कितना आ जाएगा, 36.8 माइनस 28, कितना आ रहा है ये, 8.8 किलो कैलोरी। प्लस साइन के साथ आ रहा है मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस साइन के साथ आ रहा माने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर इस प्रोसेस में 0.44 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब हुआ तो बताओ कितना परसेंट रिएक्शन हुआ, तो 0.44 डिवाइडेड बाई 8.8, 0.44 डिवाइडेड बाई 8.8 कितना आ रहा है ये आंसर। क्लियर है, क्लियर। 11 नंबर क्लास में कर चुके हैं, 12, 13, 14। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेंजीन दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी दिया हुआ है। मैंने ऐसा सवाल कर चुके क्लास में यार। हाइड्रोजनेशन तो साइक्लोहेक्सीन का ही होगा ना, क्यों, हेक्सेन कैसे होगा, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन से ये बना साइक्लोहेक्सेन। इसका डेल्टा H कितना दे रखा है, -119। तो बेंजीन का कैनोनिकल फॉर्म मानेंगे, बेंजीन का कैनोनिकल फॉर्म में 3 पाई बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेगा और साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसका डेल्टा H कितना हो जाना चाहिए, -119 into 3। अब ये डेल्टा H किसके बराबर, डेल्टा HF ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस डेल्टा HF ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि यहां कैनोनिकल फॉर्म है। तो डेल्टा HF हम लोग निकाल लेंगे कैनोनिकल फॉर्म का। साइक्लोहेक्सेन का दिया है -156, ये कितना आ रहा है, -9327, 357, दैट विल बी इक्वल टू, इसका कितना दे रखा है, माइनस साइक्लोहेक्सेन का डेल्टा HF कितना दिया है पहला लाइन में, -156, that minus delta HF of the theoretical benzene. So delta HF of theoretical will be equal to -156 plus 357, कितना आ रहा है ये, प्लस साइन के साथ 201। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी इज डेल्टा HF theoretical माइनस डेल्टा HF एक्चुअल माइनस
थियोरिटिकल। रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअल, एक्चुअल दे रखा है प्लस 49, जो दिया हुआ है सवाल में वो एक्चुअल है, माइनस ऑफ 201, कितना आ रहा है ये 295,152 माइनस साइन के साथ, यही रेजोनेंस एनर्जी है आंसर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, 152 आंसर होगा। 15, 16, 17, 18 तक कोई दिक्कत? नो सर। 19 से लेकर 21, 19 से 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 25, HA प्लस OH माइनस, अरे ये तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा इसमें। HA प्लस OH माइनस, ये दिया A माइनस प्लस वाटर प्लस Q1 जूल, मतलब कि डेल्टा H जो है वो माइनस Q1 जूल होगा। ये हम बताए थे कि अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा है मतलब एक्सोथर्मिक, तो अलग से उसका डेल्टा H कितना होगा? माइनस Q1। समझ में आ रहा? और दूसरा H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस दिया वाटर, इसका डेल्टा H कितना लिखेंगे? माइनस Q2। और ध्यान रखना मैग्नीट्यूड वाइज Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होता है अगर एक वीक आ गया तो। हम लोग जनरल इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वीक प्लस स्ट्रॉन्ग इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ वीक प्लस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग। ये डिराइव किए थे। ये कितना है? माइनस Q1 साइन के साथ, डेल्टा H डिसोसिएशन निकालना है और यहां लिखाएगा माइनस Q2, तो डेल्टा H डिसोसिएशन कितना आ गया? आएगा Q2 माइनस Q1। दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर दिया हुआ है? सी दिया है, तो सही दिया है क्या? प्लस, तो गलत कर रहे थे ना, नेगेटिव मार्क मिलेगा ना करने से। तुम तो प्लस में लेके कर रहे थे, मिलेगा माइनस। कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। 26, 27, 28, 27, 500 ml of 0.2 molar KOH and 500 ml of 0.2 molar HCl is mixed and the temperature rises. The rise in temperature is T1. The experiment is repeated using 250 ml of each solution. The temperature raised is T2. Which of the following is true? देख, पहले में इस्तेमाल हो रहा है 100 मिलीमोल, 50 इंटू 500 इंटू 0.2 मिलीमोल, कितना हो गया? 500 इंटू 0.2, 100 मिलीमोल का न्यूट्रलाइजेशन में, ऐसे समझो 100 मिलीमोल का न्यूट्रलाइजेशन में अगर Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुआ तो 250 ml अगर लेंगे तो 250 इंटू 0.2 कितना होगा? 50। फिर से रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट 250 ml ईच को लेकर, तो कितना मिलीमोल लिए आप KOH और HCl? 250 इंटू 0.2, 250 इंटू 0.2 कितना होगा? 50। तो जब हम लोग 50 मिलीमोल का इस्तेमाल करते हुए न्यूट्रलाइजेशन कराए तो हीट आया Q2। ऑब्वियस सी बात है कि ये Q2 जो होगा वो Q1/2 होगा। हीट लिबरेटेड आधा, समझ में आ रहा है? हीट लिबरेटेड आधा।
हमें पता है कि Q इज ऑलवेज इक्वल टू mc थीटा, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर चेंज। तो मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम है ना, तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा टेम्परेचर चेंज। अगर हीट लिबरेटेड आधा हो गया तो टेम्परेचर चेंज भी क्या हो जाना चाहिए, आधा। अगर यहां टेम्परेचर चेंज T1 था, यहां टेम्परेचर चेंज T2 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि T2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन। क्या करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इस केस में मास भी हाफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इस केस में जो भी मास है या मोल है, इस केस में मोल या मास भी तो आधा हो जाएगा mc थीटा में, समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर का चेंज नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मास ही आधा हो गया mc थीटा, ऐसे देख, q mc थीटा है और Q2 Q1/2 है, आधा है, मतलब दूसरा वाला हीट। जब मास, यहां का मास अगर m है तो यहां का मास कितना हो जाएगा, m/2। तो जब ये m/2 खुद ही हो चुका है तो थीटा क्या होना चाहिए, सेम। समझ में आ रहा है? जैसे Q1 लिखेंगे mc इंटू T1, तो Q2 लिखाएगा m/2c इंटू T1, तभी तो बोलेंगे Q2 इज Q1/2, तभी तो बोलेंगे Q2 इज Q1/2। therefore the temperature change will remain same, temperature change will remain same। क्लियर है? ये मास आधा हो गया इसलिए टेम्परेचर, मास अगर सेम रहता तो टेम्परेचर हम लोग हाफ बोलते हैं। T1 इज इक्वल टू T2, करेक्ट है, बिल्कुल सही है सवाल। 28 से 30 कितने हैं यार, 50। 28 से 30, 28 से 30 हो गया कि नहीं हुआ? आधा लोग तो करके ही नहीं बैठे हो, मुंह देख के समझ में आ रहा है। सॉल्व ही नहीं किए हैं, कुछ सॉल्व किए हैं तो ट्यूटोरियल शीट ही नहीं लाए हैं। 31 से लेकर 34, कौन सा? 32। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन जूल पर ग्राम ऑफ 5 सब्सटेंस A B C D E दिया हुआ है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है। Which of the pair has the same value of the delta H फ्यूजन? ध्यान रखो, लेटेंट हीट फ्यूजन और डेल्टा H फ्यूजन में सिर्फ यूनिट का ही अंतर होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जूल पर ग्राम और डेल्टा H जो होता है वो जूल पर मोल। सबको पर मोल में कन्वर्ट करो। कैसे पर मोल में कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके। सबका मॉलिक्यूलर वेट सबके लेटेंट हीट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद देखिए डेल्टा H किसका सेम आ रहा है। क्लियर? 33, 34, 33, 34, 33 हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H6 C3H8 सब दिया हुआ है। डिसाइड विच इज अ बेटर रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल सबसे अच्छा कौन होगा? तो जहां पर हीट एनर्जी लिबरेटेड सबसे अच्छा होगा। हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल। नहीं, पर ग्राम क्यों देखेंगे? नहीं, हमें भारी के साथ साथ हीट लिबरेटेड भी तो देखना है।
पर ग्राम कितना हीट लिबरेट हो रहा है और पर मोल कितना हीट लिबरेट हो रहा है। तो तुम कह रहे हो कि सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, उसमें क्या आ रहा है आंसर? नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम जिसका ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होता है। हीट लिबरेटेड रॉकेट फ्यूल CH4 C2H6 C3H8 एंड C8H18। नहीं, आंसर का बात नहीं है। रॉकेट फ्यूल में डेफिनेटली हम लोग को देखना तो पड़ेगा कि भाई जिसका मास कम हो और एनर्जी हीट लिबरेटेड ज्यादा हो, इसमें हम लोग को कैलोरीफिक वैल्यू देख के बताना पड़ेगा। पर मोल, कार्बन का मोल लेके क्या करोगे यहां? हैं? अच्छा, अपने मन से तुक्का थोड़ी मारना है आंसर भिड़ाने के लिए। लॉजिक क्या कह रहा है कि देखो जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा है वो अच्छा बेटर फ्यूल है, नो डाउट। लेकिन रॉकेट फ्यूल कह रहा है तो उसमें हम लोग को यह भी देखना पड़ेगा कि जिसका मास कम और हीट एनर्जी लिबरेटेड ज्यादा। तो सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकाल ले, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाए हैं कि नहीं? कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लो, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा वही बेटर फ्यूल होगा। तो सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि किलो कैलोरी पर मोल है। सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, जिसका वैल्यू ज्यादा है वही बेटर फ्यूल है। तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है? तभी ये आ रहा है और पर मोल भी ये है। नहीं, सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका है? C8H18 का ही तो है, -1302। और डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो आंसर क्या आ रहा है? मीथेन। 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बंद करो, नोट्स निकालो।